चलो भाई सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आ जाओ फटाफट। हेलो, वॉइस वगैरह क्लियर है? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया भैया, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, तो फटाफट आप लोग भी आ जाइए और क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो थंबनेल तो सबने देख लिया होगा कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रेडशीट के बारे में। पूरा बेसिक से चलेगा, तो आज की क्लास में एकदम पूरा बेसिक कवर करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे हम ये भी जानेंगे फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रो कॉलम क्या होते हैं, डेटा को कैसे रो कॉलम में अरेंज किया जाता है। तो पूरी तरीके से हम एकदम बेसिक जानने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर आज से पहले आप लोगों ने कभी भी कैल्क पढ़ा भी नहीं होगा, स्प्रेडशीट नहीं पढ़ा होगा, तो भी आज आप बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम। इसीलिए बोल रहा भाई क्लास वगैरह शेयर कर लो, तो फटाफट सभी लोग आ जाओ। तो चलिए भाई, आज सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क है क्या, क्योंकि स्प्रेडशीट में हम पढ़ने वाले हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क, जो कि नाइलिट के सिलेबस में है। और यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जहाँ पे हम स्प्रेडशीट पे जाके काम कर सकते हैं भाई। तो ऑलरेडी मैंने बता रखा आपको परसों की क्लास में, अगर जिन्होंने परसों क्लास किया होगा उनको पता होगा ऑलरेडी ये सारी चीज़ें। तो अगर आप लोगों ने क्लास नहीं किया था परसों का, तो एक बार देखिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ बता रखा है मैंने। तो आइए देखते हैं ये लिब्रा ऑफिस कैल्क है क्या। तो व्हाट इज़ लिब्रा ऑफिस कैल्क, है ना। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क इज़ द स्प्रेडशीट कंपोनेंट ऑफ अ लिब्रा ऑफिस सूट। ये लिब्रा ऑफिस सूट का क्या है, कि स्प्रेडशीट कंपोनेंट है। क्लियर है। ये करता क्या है, यूज़ किया जाता है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, या स्टोर करने के लिए। किस चीज़ को, डेटा को। डेटा को अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं रो और कॉलम में, या एनालाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस स्प्रेडशीट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा को हम रखते कैसे हैं, टेबुलर फॉर्म में रखते हैं। और किसका यूज़ किया जाता है, रो और कॉलम्स का। इसी चीज़ को मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे रो और कॉलम का यूज़ करते हैं। उसी रो और कॉलम में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो कहीं पे भी हो सकता है आपका, चाहे लिब्रा ऑफिस हो या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, हर जगह हम डेटा को अगर ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं रो और कॉलम में एक टेबुलर फॉर्म में, तो हम वहाँ पे स्प्रेडशीट का यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक सा चीज़ तो सबको समझ में आ गया होगा। रॉयल पर आ गया, हेलो सर जी, हाँ जी, हेलो हेलो, आ जाओ फटाफट सभी लोग। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जो मैं आपको बता रहा था वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्रिएट स्प्रेडशीट विथ रो एंड कॉलम। हम स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हैं रो और कॉलम का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे चीज़ें रो और कॉलम के फॉर्म में ही अरेंज होती हैं। आगे आपको ये भी पता चलेगा कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। अब कुछ लोग को लग रहा है सर यहाँ पे क्या सीधा थ्योरेटिकल नॉलेज होगा क्या, नहीं, थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, इसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूलाज। हम फार्मूलाज का या फिर फंक्शंस का यूज़ करते हुए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म करेंगे। FN का मतलब है फंक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे है आपका क्रिएट चार्ट एंड ग्राफ्स। हम यहाँ पे चार्ट और ग्राफ्स भी बना सकते हैं, मतलब कि ये अपने जो हम टेबुलर फॉर्म में डेटा हमने लिख रखा है उसका अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको विजुअल फॉर्म में समझना है, तो उसके लिए आपको चार्ट या ग्राफ बनाने पड़ते हैं, वो भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपको शॉर्ट कर सकते हैं डेटा को या फ़िल्टर कर सकते हैं। शॉर्टिंग और फिल्टरिंग भी हम यहाँ पे देखेंगे, डेटा को छांटना और फिल्टर करना। जैसे कि
अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग से डिसेंडिंग में या डिसेंडिंग टू असेंडिंग में, तो इस प्रकार से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर करना मतलब कि जो भी आपके टेबल में डेटा हैं उसमें से अगर कोई भी डेटा ऐसा है जिसको आप नहीं देखना चाहते, आप उसको एनालिसिस में नहीं पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, तो उसे आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। फ़िल्टर आउट करने से ये होगा कि डेटा आपके टेबल से डिलीट तो नहीं होगा, बट वो हाइड हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। बाद में अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसे देख भी सकते हैं। कुछ लोग को लगे इससे अच्छा हम डिलीट ही ना कर दें क्या डेटा को, तो अगर आप डेटा को डिलीट कर देंगे तो दोबारा से आपको मिलेगा नहीं, और आपकी टेबल जो थोड़ा सा अजीब तरीके से दिखाई पड़ेगी, तो मज़ा नहीं आता उतना अच्छा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है यूज़ मल्टीपल शीट्स इन वन फाइल। एक ही फाइल के अंदर आप कई तरह की कई सारी शीट्स जो हैं इंसर्ट करवा सकते हैं। क्लियर है? जिससे आपके एक पीडीएफ में कई पेज होते हैं, कई सारे पेज हो सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड्स हो सकती हैं, तो वैसी एक स्प्रेडशीट में कई शीट्स आप इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये था भाई बेसिक सा चीज़ कुछ। अब यहाँ पे तरह तरह के फंक्शंस होते हैं जो काम करेंगे, तो हम आगे बढ़ करके भाई फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सम फंक्शन हो गया, लुकअप फंक्शन में आपका एच लुकअप, वी लुकअप आता है। लॉजिकल फंक्शंस में आपके भाई आते हैं इफ़ आता है, इफ्स आता है ना, एंड और फंक्शन आते हैं। एवरेज सीरीज़ में आप एवरेज पढ़ोगे, एवरेज भी पढ़ोगे, तो ये तरह तरह के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तरह तरह के फंक्शंस से सपोर्ट करता है। इस कैल्क की फ़ाइल हम सेव करते हैं तो इसका फॉर्मेट होता है .ods। तो .ods के फॉर्मेट में आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क की फ़ाइल सेव होती है। बाकी ये जो आपका है .xls या फिर .xlsx, ये आपका एक्सेल का फॉर्मेट होता है, एक्सेल की फ़ाइल का फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसमें जो आपका .xls लिखा हुआ है ये ओल्डर फॉर्मेट है। बाकी आपका जो न्यू फॉर्मेट है करेंट टाइम पे आपका .xlsx के नाम से जाना जाता है। ऐसे अगर प्रेजेंटेशन की फ़ाइल होती है तो PPTX लग जाता है आगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो इतना बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हमने जान लिया है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में कि कहाँ पे कौन सा इंटरफेस होता है, किस इंटरफेस का क्या काम होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे अगर यहाँ पे इंटरफेस की बात कर लेते हैं तो एक टाइटल बार होता है आपका। टाइटल बार क्या करता है, फ़ाइल का नाम को डिस्प्ले करवाता है, साथ में आपका सॉफ्टवेयर का नाम भी वहाँ पे लिखा होता है। जैसे लिब्रे ऑफिस की अगर फाइल है तो वहाँ पे लिख के आएगा आपका अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ऐसे करके। मेनू बार आपका होता है, वहाँ पे आपको तरह तरह के मेनूज़ मिल जाते हैं। मेनू होता है आपका लिस्ट ऑफ टूल्स आप बोल सकते हो, है ना। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक मेन्यू कार्ड मिलता है, जहाँ पर ये पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट में लंच में क्या क्या है, नाश्ते में क्या क्या है, डिनर में क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। ठीक है, तो वैसे आपके इस लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर भी मेन्यू होते हैं, जैसे फाइल मेन्यू हो गया, एडिट मेन्यू एडिट मेन्यू हो गया, व्यू मेन्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, डेटा मेन्यू हो गया, शीट मेन्यू हो गया। तो ये तरह तरह के मेन्यू यहाँ पे आपको मिलते हैं। टूल बार में आपको भाई तरह तरह के टूल्स मिल जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके काम को बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। तो कंटेन शॉर्टकट्स टू टूल्स, ये टूल्स के शॉर्टकट्स होते हैं यहाँ पे। प्रदीप कुमार जी को हेलो भाई, सभी को हेलो मेरी तरफ से भाई। चलिए, तो प्रदीप कुमार जी आज शायद आप फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास। फिर अगला आपका होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का आप इस्तेमाल करके भाई कोई भी फॉर्मूला या फंक्शंस एंटर कर सकते हैं या फिर उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे होता है अभी आपको दिखाऊंगा मैं भाई, प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है शीट टैब की। तो शीट टैब से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कितनी शीट्स आप अपने फाइल में इंसर्ट करवा रखे हैं, और अगर आप नए शीट्स को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो वहीं से आप इंसर्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आपका होता है भाई सेल ग्रिड। तो सेल ग्रिड्स भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, है ना। ये आपका मेन एरिया होता है रोज़ और कॉलम्स का। जी सर, प्रदीप कुमार ने बोला जी सर, ओके ओके, कोई बात नहीं। तो समझ में आ रही चीज़ें भाई, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रही होंगी। ये था आपका बेसिक सा इंटरफेस से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो चार्ट भी आप तरह तरह के इंसर्ट करवा सकते हो। बार चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया। टोटल आप 10 तरह के चार्ट इंसर्ट करवा सकते हो। कितनी तरह से, 10 टाइप्स के चार्ट आप इंसर्ट करवा सकते हो इस लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि हम कितनी तरह के चार्ट से इंसर्ट करवा सकते हैं। तो 10 टाइप्स के आप चार्ट इंसर्ट करवा सकते हो। और इंसर्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा। वहाँ पे क्लिक करते ही आपको वहीं पे चार्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। फिर आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट विज़ार्ड विंडो खुल के आती है। उस चार्ट विज़ार्ड विंडो में जो है आपको 4 स्टेप्स में आप अपने चार्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं। क्लियर है। और ये सब काम करने से पहले आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस डेटा का आप चार्ट बनाना चाहते हैं।
हाँ जी, तो इस प्रकार से आपको सारे काम करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस के क्या फ़ायदे हैं। तो आपको पता होना चाहिए लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका ओपन सोर्स है, जिसको यूज़ करने के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो और इजी टू यूज़ है, आसानी से इसको यूज़ किया जा सकता है। सपोर्ट्स एक्सेल फाइल फॉर्मेट, ये एक्सेल के फाइल को भी सपोर्ट करता है भाई, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है यहाँ पे। इंक्लूड्स मैनी बिल्ट इन फंक्शंस, यहाँ पे कई तरह के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, मतलब पहले से फंक्शंस यहाँ पे लगे होते हैं, या कई तरह के फंक्शंस यहाँ पे शामिल होते हैं, है ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, ये विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलता है आपका, चाहे लिनक्स हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे मैक हो, ये तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। नुकसान की अगर बात किया जाए तो भाई अगर आप इसको MS एक्सेल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर्स आपको कम ही मिल पाते हैं, और कई तरह के थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, है ना, बग वगैरह थोड़े से आ जाते हैं कभी कभार। सब मैक्रोज में नॉट वर्क, कुछ आपके यहाँ पे मैक्रोज जो हैं वो वर्क नहीं करते हैं। इंटरफेस लेस पॉलिश्ड होता है, थोड़ा सा इसका इंटरफेस भी आपका कम पॉलिश्ड होता है, मतलब यहाँ पे चीज़ें अच्छे से आपको समझ नहीं आती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। आपका एक्सेल में टैब्ड व्यू होता है, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड व्यू होता है, जहाँ पे टैब के फॉर्म में चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, बट आप चेंज कर सकते हो इसके इंटरफेस को, टैब्ड व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ फाइल एक्सटेंशन की अगर हम बात कर लेते हैं कि जो कैल्क में यूज़ होते हैं, जिससे आपका ODS तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कहाँ पे यूज़ होता है, कैल्क में। और ये आपका XLS या फिर .XLSX जो है आपका एक्सेल में यूज़ किया जाता है, तो एक्सेल वाली फ़ाइल का ये फ़ाइल फॉर्मेट होता है। और अगर हम .CSV की बात करें तो ये भाई ये फ़ाइल जो आपकी है शेयर करने में आसान होती है, तो अगर आप इस तरह के फ़ाइल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं तो इस फाइल को आप शेयर कर सकते हैं आसानी से। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना सबको समझ में आ गया होगा भाई। अब यहाँ पे देखो, अगर आप MS एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क को कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कैल्क आपका फ्री है, MS एक्सेल आपका पेड है। फाइल फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, यहाँ पे ODS फॉर्मेट होता है, और आपका एक्सेल में क्या होता है, XLS फॉर्मेट होता है। चार्ट आपके दोनों में अवेलेबल होते हैं, और आपका जो है MS एक्सेल में थोड़े से एडवांस वाले चार्ट भी होते हैं। फंक्शंस, तरह तरह के फंक्शंस भाई यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, और एक्सेल में भी आप यूज़ कर सकते हो। मैक्रोज कैल्क में लिमिटेड सपोर्ट होता है, बट आपका एक्सेल में क्या होता है, फुल सपोर्ट होता है। अब ये सबसे ज़्यादा भारी कन्फ्यूज़न जिसमें आपको होता है रो और कॉलम में। तो रो वर्सेस कॉलम की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले आपका इधर पे रो है, इधर पे कॉलम है। तो जो आपके रो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं सेल के, है ना। तो अगर यहाँ पे बात की जाए रो की, तो रो आपका कुछ ऐसा नज़र आता है, जैसे एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, तो ये हॉरिजॉन्टली चल रही हैं चीज़ें, तो इसे बोलते हैं रो, ठीक है। अगर हम कॉलम की बात कर लें तो ये वर्टिकली होते हैं। चलो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसे मिटा देते हैं भाई, और वापस से हम पेन का सिलेक्शन करते हैं। तो आपके कॉलम कुछ ऐसे होते हैं वर्टिकली, तो इस प्रकार से जब चीज़ें चलती हैं तो वो कॉलम वाइज चलती हैं, मतलब वर्टिकली चलती हैं, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो रो के लिए आपका लेफ़्ट से राइट होता है, और कॉलम के लिए आपका टॉप से बॉटम होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बताया, लेफ़्ट से राइट और टॉप से बॉटम आपका कॉलम। कैसे पहचानेंगे सर ये रो है ये कॉलम है, तो आपको रो को पहचानने के लिए भी वहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 करके, और कॉलम्स को पहचानने के लिए वहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, लेटर्स लिखे होते हैं ABCD करके। देखो करेंट डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम कॉलम की बात करें तो लास्ट वाले कॉलम का जो नाम होता है XFD है, किसमें, कैल्क में। और ये आपका न्यू डेटा है, ये कैसा डेटा है, आपका न्यू डेटा है। और अगर पुराने डेटा की हम बात करते हैं तो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग आपका ये AMJ हुआ करता था, ये ओल्ड डेटा आपका है, ठीक है, ये ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग है। आज के टाइम पे जब आपका लास्ट वाले सेल का नाम है, लास्ट वाले कॉलम का नाम है XFD, तो इस समय पे आपके टोटल कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाने चाहिए। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। और जिस समय पे AMJ होता था उस समय पे टोटल आपके 1024 कॉलम हुआ करते थे। तो ये मैंने आपको पुराने वाले डेटा को बता दिया है। नए डेटा को आप लोगों में से देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देगा भाई, कि नए डेटा के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होते हैं, ये देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा। और टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ की अगर हम बात कर लेते हैं भाई, तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ आपके होते हैं 10,48,000
576, मतलब 10,48,576, इतने आपके टोटल नंबर ऑफ़ रो होते हैं। क्लियर है? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे भाई। तो यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया गया कि अगर रो नंबर 2 है तो उसमें एड्रेस कैसे होगा, A2, B2, C2, D2, E2 ऐसे करके होगा। कॉलम अगर B है तो उस कॉलम का नेम कैसा होगा भाई, B1, B2, B3, B4 ऐसे करके आपके होते हैं। यूज़ क्या है, देखो भाई, अगर आप रो का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डिफरेंट आइटम्स को एक लाइन में लिख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे कॉलम का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज़ को एक कैटेगरी के अंदर। तो इस प्रकार से हम इसे करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो भाई आंसर नहीं आए हैं, तो एक बार देखें, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं उसमें से देखते हैं भैया किसको पता है कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। फटाफट आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी किसी का भी आंसर मुझे नहीं मिला है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होते हैं? यहाँ पे कुछ आपके शॉर्टकट कीज़ दे रखे हैं भाई कि कैसे आप एक पूरे रो को और पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप रो हेडिंग पे, रो नंबर पे क्लिक करके पूरे रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कॉलम हेडिंग पे क्लिक करके आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, क्या डाउट है रजनी साहब, बोलिए। चलिए, इसके बाद फिर बात कर लेते हैं हम फंक्शन वर्सेस फार्मूला की। फंक्शन और फार्मूला में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम होते हैं या अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन और फार्मूला के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो फंक्शन वर्सेस फार्मूला की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे फार्मूला और फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, फार्मूला और फंक्शन में अंतर क्या होता है। मेनली डिफरेंस ये है कि फार्मूला जो होता है वो हम खुद क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है यूज़र डिफाइंड एक्सप्रेशंस होते हैं किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, और जो फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। तो एक वर्ड में बोला जाए तो फार्मूला आपका यूज़र डिफाइंड होता है और फंक्शन आपका प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन क्रिएट करता है ये भी लिखा हुआ है, यूज़र राइट्स मैनुअली, फार्मूला यूज़र मैनुअली लिखता है, और जो आपके फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, तो कैल्क या एक्सेल के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है। क्लियर है? फिर इसके बाद बात कर लेते हैं स्टार्टिंग की। तो भैया चाहे आपका फंक्शन हो या फार्मूला हो, दोनों की स्टार्टिंग होती है आपकी इक्वल के ऑपरेटर के साथ। क्लियर है? तो भाई देखो, फॉर्मूला में भी क्या होता है, इक्वल का ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, इसके बाद फिर हम अपने सेल का रेफरेंस देते हैं जिस पे भी हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 और B1 नामक जो आपके सेल हैं उनके डेटा को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं इक्वल के साथ दोनों का रेफरेंस दे करके। दूसरा आपका है फंक्शन की। अगर हम बात कर लेते हैं तो फंक्शन में भी आपका स्टार्टिंग होता है इक्वल के ऑपरेटर के साथ, बट इक्वल के ऑपरेटर के बाद हम उसका फंक्शन का नाम भी लिखते हैं, तो ये फॉलोड बाय फंक्शन नेम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, सम करने के लिए ही इक्वल का ऑपरेटर लगा गया, फंक्शन का नाम लिखा गया सम, और ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट कर दिया जो A1 और B1 को बता रहा है। क्लियर है? तो ये आपका मेन डिफरेंस है भाई फंक्शन और फॉर्मूला के अंदर। तो अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता था तो मैं तो यही बोलूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे आपका कुछ और पॉइंट्स आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मोर फ्लेक्सिबल होता है, कैन मिक्स टेक्स्ट, सेल रेफरेंसेस, फंक्शंस। ये जो आपका फॉर्मूला होता है इसमें आप सब कुछ मिक्स कर सकते हैं, बट जो आपका फंक्शंस होते हैं वो लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, बट आसान होते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो भाई अगर आप कस्टमाइज़ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, और अगर आप कॉमन टास्क करना चाहते हैं जैसे जोड़ना है, एवरेज निकालना है, या फिर आपको किसी भी तरह के कैलकुलेशंस करने हैं, वैल्यूज़ को सर्च करने हैं, तो उसके लिए आप फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
एक एग्जांपल दिया हुआ कि अगर इस एग्जांपल के तौर पे आप समझना चाहें कि ये लिखा हुआ है तो इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि A1 और B1 में लिखे हुए डेटा को ये ऐड करेगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार फटाफट बता दीजिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो यहीं पे आपका ये थ्योरेटिकल नॉलेज भाई होता है ख़त्म। अब इसके बाद हम पहुँचेंगे सीधे प्रैक्टिकल की तरफ। कहाँ पे पहुँचेंगे? प्रैक्टिकल की तरफ पहुँचेंगे भाई। तो मुझे आंसर तो भाई किसी का नहीं मिला था। प्रदीप कुमार अम्बेडकर जी का कहना है सर मैं जा रहा हूँ कॉलिंग करने बघेल कंप्यूटर सेंटर से। भाई मैं समझा नहीं है। अच्छा प्रदीप जी आप शायद मंझनपुर ब्रांच से हैं क्या? रजनीश जी को डाउट था कि सर लेफ़्ट टू राइट तो अल्फ़ाबेट होता है और टॉप से बॉटम नंबर होता है। हैं? अरे नालायक। चलो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए भाई तो हम यहाँ से सीधे अब स्विच करते हैं अपने लिब्रा ऑफिस कैल्क की तरफ। तो हम पहुँचते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क पे। हम पहुँचेंगे स्टार्ट बटन पे, यहाँ पे सर्च करेंगे कैल्क। और कैसे लिब्रा ऑफिस को डाउनलोड करते हैं मैंने ऑलरेडी आप सबको समझा रखा है, बता रखा है भाई, तो जिसको भी नहीं पता है। अच्छा तो प्रदीप जी ओके ओके ओके, तो आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं भाई, आप कर लीजिए, कॉलिंग कर लीजिए, बाद में आप अपलोडेड वीडियोस देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे भाई लिब्रा ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कैल्क सर्च किया तो अच्छा कैलकुलेटर आ चुका है। आज हमसे सर्च बार नाराज़ है भाई, तो सीधे हम चलते हैं यहाँ पे और आएंगे हम सर्च बार में, यहाँ पे ढूंढेंगे लिब्रा ऑफिस कैल्क को। तो लिब्रा ऑफिस कहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये मिल गया। यहाँ पे हम कैल्क ओपन कर लेते हैं। तो गाइस क्लास आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो एक बार दबा के लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को पता चले कि हम लिब्रा ऑफिस या फिर आईटी टूल का भंडारा हम स्टार्ट कर चुके हैं और भंडारे में ऑलरेडी यहाँ पे सब्ज़ी और कचौड़ी मिलना स्टार्ट हो गई है ना। और अगर भंडारे में समय से पहुँचेंगे तो भाई सबको खाने को मिलेगा, नहीं तो फिर वही हाल है कि भंडारे में देर से गए तो सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी और जब वापस लौट के आया तो देखिए हमारा चप्पल ही गायब था, है ना। तो यही हाल होंगे फिर आपके साथ, तो ऐसा ना हो आप लोगों के साथ। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आप लोग समय रहते क्लासेस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लिब्रा ऑफिस कैल्क के इंटरफेस पे आ चुके हैं। देखो ये थोड़ा सा कुछ इस एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें कम क्लियर दिखाई पड़ेंगी, लेकिन हाँ आप लोग थोड़ा क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा। हाई क्वालिटी में आप देखेंगे तो चीज़ें प्रॉपर विजिबल होंगी। क्लियर है? अब हम लोग कब तक इस नेटवर्क की सर्विस के चक्कर में परेशान रहें, और हमारे जियो वाले अंकल जी जो है थोड़ा सा नाराज़ हो चुके हैं, जिसके चलते हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है जी। चलिए ठीक है, तो रजनीश मैं आपके डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ भाई, कि आपका कहना है सर रो नंबर तो टॉप से बॉटम होते हैं, बाकी कॉलम्स आपके लेफ़्ट टू राइट होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या था मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जो रो होते हैं वो आपके लेफ़्ट से लेकर के राइट तक होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका रो सेकेंड है,
तो ये रो सेकंड आपका कैसे चलेगा, ये लेफ़्ट से चल रहा है और राइट तक पूरा का पूरा जाएगा ऐसे। तो वहाँ पे इस चीज़ की बारे में बात चल रही थी, ठीक है ना। ये जो बात चल रही है ऐसे, ये आपका चला लेफ़्ट टू राइट, इसे बोला गया रो, ठीक है। आप क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। और अगर हम कॉलम्स की बात करते हैं, ये टॉप से बॉटम चलता, तो ये आपका रहा जैसे कॉलम नंबर बी, तो ये ऊपर से नीचे तक पूरा जा रहा है। तो ये चीज़ वहाँ पे समझाने की कोशिश की गई थी आपको। और ये देखिए यहाँ पे कॉलम्स आपके वर्टिकली हैं, ये वर्टिकली आपके सारे कॉलम्स हैं, और वहीं पे रो आपके ये हॉरिजॉन्टली होते हैं। चाहे आप इस रो को देख लीजिए, चाहे इस रो को देख लीजिए, सारे के सारे आपके हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम काम करते हैं। कोई भी डेटा है हम यहाँ पे रो और कॉलम में रख सकते हैं। तो ये रो और कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। और ये छोटा सा एक रेक्टेंगुलर एरिया आपको दिखाई पड़ता है, इसी को बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं, सेल। लेकिन आपको लग रहा है सर ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये सेल है, सब तो सेल हैं, है ना। तो क्या सर इस वाले सेल को कुछ अलग से कहा जाता है क्या? हाँ जी, तो इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। जो आपका ये एक्टिव सेल है, जब हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो इसी सेल के अंदर लिख जाएगा। तो इसकी पहचान कैसे होती है एक्टिव सेल की? ये आपके ब्लू कलर से आउटलाइन से दिखाता है। अब यहाँ पे हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपका इसी एक्टिव सेल के अंदर लिख जाएगा, ठीक हो, ठीक है। तो ये रही भाई कहानी आपकी एक्टिव सेल की। फिर आप लोग को पता चला था कि सर आपने बताया था एक फार्मूला बार भी कुछ होता है। तो ये रहा भाई, देखो आपके सामने फार्मूला बार, जहाँ पे कंप्यूटर वर्ड दिख रहा है। अब मैं इस कंप्यूटर को यहाँ से कुछ चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। इस कंप्यूटर का कंपनी बनाना चाहता हूँ तो मैं यही फार्मूला बार से भी कर सकते हैं। क्या बनाना चाहते हैं इसको हम, कंपनी। इसको हम यहाँ से कंपनी, देखो मैंने वहाँ पर एडिट किया, यहाँ हमारे सेल के अंदर भी चेंज हो गया है। और इस फार्मूला बार को भी हम इनपुट लाइन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनपुट लाइन। तो इसको फार्मूला बार और इनपुट लाइन दोनों बोला जाता है। इधर पे आपका होता है एक नेम बॉक्स, जिसको हम एड्रेस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या काम होता है? ये किस सेल पे हम हैं प्रेजेंट टाइम पे, उसका एड्रेस बताता है, या फिर हमने क्या रेंज सेलेक्ट कर रखे हैं उसका ये एड्रेस बताएगा, आपका नेम बॉक्स या फिर एड्रेस बॉक्स। क्लियर है? चलिए गुड, रजनीश जी को क्लियर हो गया भाई। और आपको हमने जो बताया था तरह तरह के मेन्यूज़ हमें मिल जाते थे, यहाँ पे आपको देखो तरह तरह के मेन्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपको एक शीट मेन्यू मिल जाता है, जहाँ पे आप जाकर के नए सेल, नए रो, नए कॉलम्स इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर रो कॉलम को डिलीट करना तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए भी देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सेल को क्लियर करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कैसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। देखो अगर आप नीचे जाना चाहते हैं डाउनवर्ड, तो आप एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरो की का आप इस्तेमाल करेंगे, डाउन एरो की, तो आप नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। और या फिर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आप अप एरो की का इस्तेमाल करेंगे, तो आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और डाउन एरो की से आप नीचे की तरफ। राइट जाना है तो आप राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे, लेफ़्ट आना है तो लेफ़्ट एरो की का इस्तेमाल करेंगे। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम अपने माउस से भी जहाँ मन चाहे वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम इधर उधर जहाँ भी आपको जाना है वहाँ क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्टकट की भी होता है भाई। अगर आप लिखने के बाद इंटर बटन प्रेस करते हो तो आप नीचे जाओगे। जैसे आपने कुछ भी टाइप किया और एंटर किया, आप नीचे चले जाओगे। लिखा, एंटर किया, नीचे आ जाओगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप लिखने के बाद इंटर करके नीचे आते हैं तो आप ऊपर कैसे जाएंगे? तो ऊपर जाने के लिए अगर आपने यहाँ पे लिखा, देखो अब ऊपर आप जाना चाहते हो, शिफ्ट के साथ आपको इंटर प्रेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मैं अपवर्ड जा रहा हूँ। वैसे ही अगर मैं लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करता हूँ तो मैं राइट में जाऊँगा। और लिखने के बाद अगर मैं लेफ़्ट में आना चाहता हूँ तो शिफ्ट के साथ मुझे टैब बटन प्रेस करना होगा। तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो हम लेफ़्ट में आएंगे। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल करके मूवमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और बात करते हैं शीट टैब की, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में आपको ये शीट टैब नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कितने शीट्स आपने इंसर्ट करवा रखे हैं। जैसे शीट 1 ऑफ 1 है, मतलब एक ही शीट यहाँ पे अभी तक है। हम चाहे नए शीट इंसर्ट करवा तो इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। इस प्लस पे जैसे हम क्लिक करेंगे कि नई शीट इंसर्ट होके आ जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी आपको शीट इंसर्ट करवानी है आप इंसर्ट करवा सकते हो, और सभी एक ही फाइल के अंदर रहेंगी। अब बात कर लेते हैं इसी शीट के बारे में थोड़ा सा। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं, 2 बार आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो भी आप रीनेम करने के लिए यहाँ पे आपके पास बॉक्स आ जाएगा। इस पर आप जो भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा इंट्रो,
लिखने के बाद एंटर कर दिया। अब देखो जहाँ पे शीट 1 लिख के आ रहा था वहाँ पे अब इंट्रो लिख के आ रहा है, ये आप देख सकते हो इंट्रो लिख के आ रहा। और भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप यहीं पे राइट क्लिक करते हैं अगर हम, देखिए यहाँ पे इंसर्ट करवाने का, डिलीट करवाने का, रीनेम का, डुप्लीकेट का, मूव का, सेलेक्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का, हाइड करने का, टैब कलर का। टैब कलर से क्या होगा, यहाँ पे एक कलर आपको नज़र आएगा, जैसे मैंने यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये रेड कलर का टैब बन गया है। तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रोटेक्ट कर देते हैं अपने शीट को तो वहाँ से कुछ भी चीज़ कोई ना तो डिलीट कर सकता है ना तो नया कुछ वहाँ पे ऐड कर सकता है। तो कैसे होता है प्रोटेक्ट, देखो यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे हम। यहाँ पे हमारे सामने प्रोटेक्ट शीट का डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे हमें पासवर्ड बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं एक पासवर्ड लिख दे रहा हूँ, और जो पासवर्ड आप लिखेंगे आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर भैया आपका कुछ नहीं होने वाला है। बाद में मेरे पास मत आइए अगर होती है कि सर हमने पासवर्ड तो लगाया था बट खुल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ओके कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ से कुछ भी चीज़ डिलीट करना चाहूँ, सेलेक्ट करके डिलीट किया, देखो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। हम सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें लेकिन डिलीट कुछ नहीं होगा। आप कुछ नया लिखना चाहें तो देखो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वार्निंग मिलेगा मुझे, प्रोटेक्ट सेल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, आ रहा है ना वार्निंग। तो ये काम होता है आपका प्रोटेक्ट शीट का। अब इसे लिखना होगा अगर आपको भी तो पहले अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा भाई। तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस से आप जाओगे अपने शीट टैब पे और वहीं पे अपने शीट पे क्लिक करेंगे राइट। देखो यहाँ पे ताला बंधा हुआ भी है, तो अगर मैं यहीं पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, हम पासवर्ड जैसे एंटर करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, ये अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ भी चाहें तो लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ चाहें तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एकदम बेसिक सा था भाई, शीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं भाई। अब देखो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे मैंने ऑलरेडी आपको राइटर में बताया था जूमिंग एरिया के बारे में। तो यहाँ पे भी आपका मिनिमम जूमिंग भाई 20% होता है। कितना होता है 20%। तो अगर हम इसको 20% पे करते तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको सारे के सारे सेल दिखाई पड़ेंगे, एकदम छोटे 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 छोटे। अब इसको मैक्सिमम कितना जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट हम कर सकते हैं 20% तक। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 400%। तो हम 400% तक मैक्सिमम इसको जूम इन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो 400% पे आपको कुछ इस प्रकार से सारे के सारे सेल्स नज़र आते हैं, क्लियर है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका 100% पे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में कई बार पूछ लिया करता है कि भैया बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी सेल को आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 10 पॉइंट होता है। तो कैल्क में 10 पॉइंट होता है बट राइटर में यही 12 पॉइंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और मिनिमम की अगर हम बात करें तो इस एरो पे अगर आप क्लिक करते देख सकते हो सबसे छोटा आपका 6 है। तो 6 से छोटे आप फ़ॉन्ट साइज़ नहीं कर सकते हैं। जिसको सिलेक्ट किया मैंने, इस एरो पे क्लिक किया, 6 कर दिया, देखो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो गया। मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो लास्ट में आपको दिख रहा होगा 96। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैक्सिमम आप 96 तक कर सकते हैं इसको, क्लियर है। अब यहीं पे एक चीज़ आती है, सर प्रैक्टिकल में यही सब पूछेगा। देखो ये नॉलेज पर्पज़ के लिए और प्रैक्टिकल में ये सब तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको कैसे काम करेंगे वहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये पता है कैसे काम होता है तब तो आप कर पाएंगे ना वहाँ पे। और ये जो बेसिक वाली चीज़ें हैं ये हो सकता है आपसे एग्जामिनर वाइवा में पूछ ले क्योंकि 20 मार्क्स का आपका वाइवा भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रैक्टिकल आप कर भी तभी पाओगे जब आपको ये बेसिक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड ये जो डेटा वाली चीज़ें हैं ये आपके थ्योरी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये स्पेशल कुछ नहीं होता है, स्पेशल फालतू चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो सिलेबस ही आपसे पूछेंगे, स्पेशल वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी। और थ्योरी के लिए आप लोग को शॉर्टकट की वगैरह भी पढ़ना होगा। शॉर्टकट की ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्टकट की ये फुल फॉर्म है, ये सारी चीज़ें। और जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा, तो बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट डे तक। अभी हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की,
आज नहीं, पहले सारा चीज़ हम थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद। चलिए, अच्छा यहाँ पे इस मिनिमम मैक्सिमम के अलावा एक चीज़ और पूछ लेता है कि मैनुअली कितना हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट के साइज़ को। तो मैनुअली अगर देखो आप मिनिमम की बात करें, मैं 1 टाइप करता हूँ यहाँ पे और एंटर करूँगी 2 पे आ जाएगा। तो इससे यही पता चलता है कि मैनुअली हम इसको मिनिमम 2 पॉइंट तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही मैक्सिमम कितना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक बड़ी वैल्यू लिखा, एंटर किया तो 999.9, तो मैक्सिमम आप इसको 999.9 तक मैक्सिमम कस्टमाइज़ कर सकते हो मैनुअली, और मिनिमम 2 पॉइंट तक। तो ये आपकी डेटा वाली चीज़ें हो गई भाई, बेसिक सा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आइए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और भी बता देता हूँ। आज हम सारा बेसिक कवर कर लेंगे, कल की क्लास में हम एडवांस वाली चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे मैं आपको फॉर्मूला वर्सेस फंक्शन बताया था, और मैं आपको एआई का इस्तेमाल करना भी बताऊंगा। देखो, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 40, बगल वाले सेल में मैंने लिख दिया 50। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, फॉर्मूला, और इधर पे मैं लगाने वाला हूँ फंक्शन। अब यहाँ पे देखो, एक डेटा वाली चीज़ और भी आपको पता चल जानी चाहिए। जो आपके नंबर का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो राइट होता है, और जो टेक्स्ट होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट होता है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो। मैंने इसको सेंटर कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं फंक्शन लगाऊंगा एक तरफ फार्मूला लगाऊंगा, इन दोनों को ही ऐड करना है मुझे। तो अगर मैं फार्मूला लगाता हूँ इस 40 और 50 को ऐड करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इक्वल का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इक्वल का ऑपरेटर लगाने के साथ साथ हमें इस 40 वाले नंबर के सेल का एड्रेस देना पड़ेगा। सेल का एड्रेस अगर मैनुअली लिखना पड़ जाए कभी, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम का नाम बताते हैं, फिर उसके बाद रो का नंबर लिखते हैं। तो इसे आप देख सकते हैं, ये 40 किस में है, डी वाले कॉलम में और 6 वाले रो में है। तो यहाँ पे आप चाहे तो मैनुअली लिख सकते हैं D6। ठीक है, फिर क्या करना, हमें प्लस करना, तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरा क्या है हमारे सामने, E6 से है, तो इसको भी आप मैनुअली चाहे तो लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं तो इसका रेफरेंस ऐड हो जाएगा। और जैसे आप इंटर करेंगे, दोनों का एडिशन यहाँ पे देख सकते हैं 90 आ चुका है। ठीक है, ये तो हो गया आपका भाई, क्या हो गया, फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं फंक्शन से कैसे ऐड करेंगे सर। तो यहाँ पे देखो, फंक्शन इसके लिए बना हुआ है, इक्वल के साथ आप सम लिखेंगे, क्योंकि सम फंक्शन बना हुआ है टोटल करने के लिए, और यहाँ पे ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, और हम चाहें तो दोनों नंबर्स को एक एक को सिलेक्ट कर लें कॉमा के साथ, या फिर हम एक रेंज भी बता सकते हैं ऐसे शॉर्टकट तरीके से सिलेक्ट करके, और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे भी इसको ऐड करके दे देगा। क्लियर है इतना? आप देखो, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हुआ है। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे मैंने फार्मूला का यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने फंक्शन का यूज़ किया था, तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आया था। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन या फार्मूला। ठीक, तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फार्मूला। जैसे यहाँ पे हमने टोटल किया है, हम चाहें तो इसको यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। तो अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, जहाँ पे आपने प्लस लगाया यहीं पे आप माइनस कर दीजिए। आप देखो, एक चीज़ यहाँ पे और आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है तो क्या हो गया भाई, सेल का रेफरेंस बदल गया है, बदल गया कि नहीं। यहाँ पे देखो, आपका D6 था, यहाँ पे D8 आ गया है। क्यों, डबल क्लिक करके देखो, ये नीचे शिफ्ट हो गए हैं। तो यहीं पे एक चीज़ और आपके सामने आती है, सेल रेफरेंसिंग। तो सेल रेफरेंसिंग क्या सर एक ही तरीके की होती है क्या? नहीं, ये आपकी 3 तरह से होती है सेल रेफरेंसिंग। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये आपका सेल रेफरेंसिंग कौन सा है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है। तो सेल का रेफरेंस में चीज़ें चेंज हो जाती है। तो 3 तरह के होते हैं, एक आपका होता है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एक आपका होता है एब्सोल्यूट, सॉरी, और एक आपका होता है मिक्स्ड। ये 3 तरह की सेल रेफरेंसिंग होती हैं भाई। तो इन सब में क्या फ़र्क है सर, ये आप ज़रा बता दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। है ना, आप जानना चाहोगे कि सर इन तीनों में फ़र्क बता दीजिए क्या है, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। तो
देखो भाई, ये जो अभी आपको सेल रेफरेंसिंग मैंने दिखाया था यूज़ करके, ये आपका एब्सोल्यूट था, सॉरी कौन सा था, ये आपका रिलेटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ नीचे और इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग था। लेकिन अगर यहीं पे मैं इसे एब्सोल्यूट बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप देखो, अगर आप कहीं पे भी गलती से क्लिक कर देते हैं जिस समय पे आप फंक्शन देख रहे हैं, तो उस समय पे उसका रेफरेंस ऐड हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है भाई। तो पहले हम एंटर कर लेंगे, फिर इसके बाद हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे, या फिर इसे हम ऐसे देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं ये चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ। अब देखो ये नहीं चेंज होगा, ठीक है, कहीं पे मैं क्लिक कर दूँ। अब बात करते हैं सर ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग कैसा होता है। तो यहाँ पे हम एक डॉलर का सिंबल ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा D6 प्लस E6, ठीक है, ये तो हो गया आपका रिलेटिव। एंटर करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपका रिलेटिव ही हुआ। बट यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक डॉलर सिंबल ऐड कर दूँ। डॉलर सिंबल हम लगाते हैं कॉलम नेम के आगे और रो नंबर के पहले, मतलब दोनों के पहले ही लगाना होता है। तो हम यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा सकते हैं, चाहे तो आप मैनुअली ऐड कर दीजिए या फिर आप फंक्शन की F4 का इस्तेमाल करके भी डॉलर का सिंबल लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों के आगे डॉलर लगा दिया है। इससे होगा ही क्या, इससे ये होगा कि D वाला कॉलम और आपका 6 वाला रो ये फिक्स हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया कि E वाला कॉलम और आपका 6 वाला रो भी फिक्स हो गया है। तो ये चेंज नहीं होगा, मैं इसको कहीं पे भी कॉपी करके ले जा सकता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, ये हुआ आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी 90 आ रहा है, अभी भी यही रेफरेंस आ रहा है। या फिर जैसे इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, देखो अभी भी क्या है, सेल का रेफरेंस वही है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, इससे अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे देखो चीज़ें बदल रही हैं, बदल रही हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से चीज़ें होंगी भाई। अब यहाँ पे पूरा पूरा बदला क्यों नहीं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पे हमने इस फंक्शन को क्या कर रखा है, ये एपोस्ट्रॉफी लगा करके, सिंगल कोटेशन लगा करके हमने फिक्स कर रखा था। अब देखो इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे की तरफ तो ये गड़बड़ हो गया। देखो नीचे शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे देखो नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये रीज़न है, इस वजह से हम यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इसको भाई रुका रहे यहाँ पे, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं और अगर आप उस फंक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या फिर कॉपी करके किसी नए सेल पे ले जाते हैं तो अपने सेल के रेफरेंस को बदल लेगा, ठीक है, चेंज कर लेगा, उस नए लोकेशन के रेफरेंस में खुद को एडजस्ट करेगा। और अगर एब्सोल्यूट है तो वो चेंज नहीं होगा, आप उसको कॉपी करके कहीं भी ले जा सकते हो। मिक्स्ड में क्या होता है भैया, इन दोनों का मिक्सअप होता है। अगर आप चाहते हो सिर्फ रो को फिक्स करना, कॉलम को फिक्स नहीं करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको ऐड करना चाहता हूँ, इक्वल लगाया मैंने और इस सेल का रेफरेंस दे दिया मैंने, बीच में प्लस का साइन लगाया और इस वाले सेल का रेफरेंस दे दिया। अब लेकिन यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका 90 है ये फिक्स रहे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके रखूँगा और डॉलर का साइन लगा दूँगा। बट मैं चाहता हूँ ये फिक्स ना रहे, ये नीचे तरफ ड्रैग होते रहे। तो अब यहाँ पे देखिएगा अभी 180 है, नीचे हम ड्रैग किए तो आपका 180 आया, क्योंकि भाई अभी भी 90 90 180 होगा, 90 90 180 होगा। और नीचे की तरफ हम ड्रैग करके चलते हैं तो यहाँ पे देखो 80 आ गया। क्यों? क्योंकि यार 90 और -10 है तो ये आपका 80 तो आएगा ही आएगा। देख सकते हो आप इन दोनों का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये होता है आपका मिक्स सेल रेफरेंसिंग। तो उम्मीद करता हूँ सेल रेफरेंसिंग भी सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से आप सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें भाई। ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है, या फिर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे जब पहुँचेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, IT मास्टर क्लास में जाइएगा, कैसे प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज को पिन कर दूंगा, उसका लिंक पिन कर दूंगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है।
तो ये थी भाई पूरी पूरी बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिए। तो जितना भी इस कैल्क का बेसिक था हमने कवर कर लिया भाई। अगर किसी कोई समस्या है अभी भी तो पूछ सकता है। कोई भी छोटी चीज़ में अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर सर, ओके। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, रजनीश को भी क्लियर है, रॉयल प्रयागी को भी क्लियर है भाई। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको लोग के लिए वो पुराना वाला वीडियोस जो प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका लिंक जो है कॉपी करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएंगी चीज़ें। तो आइए, अच्छा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलने वाली चीज़ें। तो हम पहुँचेंगे यूट्यूब पे भाई। तो यहाँ पे एक नया टैब मैं ओपन कर ले रहा हूँ, यूट्यूब ओपन करेंगे। भैया प्रैक्टिकल में डरना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं होता है, कोई हुआ नहीं होता है, आराम से आप प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे। घबराओ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो घबराते नहीं हैं, सब कुछ हो जाएगा। ये देखिए आप लोग चैनल पे पहुंचोगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, है ना। बंद नहीं करना होता नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना होता है, जिससे कि हमें सारी चीज़ें पता चल जाएँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो डेली की जो लाइव क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। जिससे आपका ये आई थिंक ये उसका है वेब डिज़ाइनिंग की क्लास का है क्या, हाँ जी, ये शायद वेब की क्लास का यहाँ पे देखो एक लिंक लगा हुआ है। तो यहीं पे आपको सारे क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं, सारी क्लासेस जो पुरानी लाइव हुई हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, सब कुछ दिख रहा है लाइव वाले सेक्शन में, है ना। जितने भी आपके लेटेस्ट लाइव हुए हैं सब, तो यहाँ पे आप पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं जा करके। आईटी में मैंने सारे चैप्टर हमने कवर कर लिया है, जितना भी आपका थ्योरी वाला था सारा चैप्टर कवर अप हो चुका है, और ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 वीडियोज़ में हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो आप फटाफट इन शॉर्ट में जाके रिवीजन कर सकते हो। अब आपको ऐसे एक एक वीडियोज़ ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे आप पहुँचिएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग का मास्टर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आईओटी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और बगल में आपको मिलेगा M1 हर 5 नॉकआउट क्लास करके आईटी टूल की प्लेलिस्ट। तो आपको ये जो नॉकआउट क्लास करके मिलेगी आईटी की प्लेलिस्ट, इसी पे आप जाएंगे तो आपको रिसेंट में जितनी भी लाइव क्लासेस चले सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो टोटल 16 वीडियोस हो चुके हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वाले की। तो प्रैक्टिकल के लिए देखो आपको मिलेगा कहाँ पे, आईटी टूल की मास्टर क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको प्रैक्टिकल के लिए। ये पाइथन है, ये आपका इधर पे है, इधर पे है, ये रहा देखो, मास्टर आईटी टूल्स ओ लेवल प्रीवियस ईयर 2025, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 वीडियोज़ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिए, तो भाई देखो ये रहा लिब्रा ऑफिस कैल्क 2 वीडियोज़ हैं, इम्प्रेस के आपके वीडियोज़ हैं, राइटर के आपके वीडियोज़ हैं। तो इन पे अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। तो एक मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं भाई इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैं इसका लिंक कॉपी कर ले रहा हूँ और इसे मैं पिन कर दे रहा हूँ मैसेज में, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, एक बार जा कर के देख लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस लिखे होते हैं वर्ड्स में, इन्हें आपको पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद इन्हें आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जिनका भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड डाउट था भाई, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए मैं कमेंट बॉक्स में इस लिंक को पिन कर दे रहा हूँ। अब आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए भाई ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। लिंक मैंने पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में,
तो यहीं पे आपको लाइव चैट में ऊपर सबसे टॉप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक लिंक चैट में जो है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं कैल्क वाले वीडियोस पे। वहीं प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों का मिल जाएगा। तो चलिए ठीक भाई, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। हमने आज पूरा बेसिक कवर कर लिया है। कल की क्लास में हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैसे लगाएंगे, उनसे क्या काम होता है, तो फंक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने बेसिक फार्मूला और फंक्शन के बीच में डिफरेंस देखा, कैसे किसमें हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ हमने देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ सबको भैया समझ में आया होगा। और किसी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। लाइव एंड होने के बाद जो आपके कमेंट बॉक्स आएंगे, देखो आप लोग चैट में जब लिखते हैं तो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती बाद में। लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद आपका चैट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ भी डाउट है, कुछ फीडबैक है, तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बाद में दिखाई पड़ता है, जिसको हम रीड करते हैं और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक। तो बस पुराने वीडियोस देखते रहिए फटाफट, और एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग रिवीजन करते रहें, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहें, और कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो हम क्लियर करवा ही रहे हैं आपके सारे के सारे। बाकी कल की क्लास में मिलेंगे। कल हम एडवांस वाले टूल्स पढ़ने वाले हैं, मतलब फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस को कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे। और कल की क्लास में मैं आपको एक तड़कता धड़कता सा चीज़ और बताने वाला हूँ, मतलब ये कि कैसे हम स्प्रेडशीट में एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कल की क्लास आप लोग के लिए बेहद खास रहने वाली है, तो देखना ना भूलें आईडी टूल का भंडारा। मिलेंगे कल भैया, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू गाइस। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल क्लास में, बाय बाय।